लेक्चर आहे का? हो लेक्चर आहे. तुमच्या वेळी सांगा लेक्चर. आवाज येत नाही सर. हा येईल एक मिनिट. सर्व विद्यार्थ्यांना जॉईन होऊ द्या, मग आपण सुरू करूयात. असेल आता येतोय आवाज? तो देखिए 9वीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर का अपहरण, जो हमारा अगला प्रस्तुत पाठ है. इस प्रस्तुत पाठ में किसी एक नामक जो भटनागर नामक जो डॉक्टर है, तो अचानक लापता हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं. और इस प्रकार उनका किसी ने अपहरण कर लिया है. और यह अपहरण दूसरे ग्रह के लोगों ने किया था. और किस प्रकार और क्यों अपहरण किया, ये सभी हमें इस गद्य संबंधी देखते हैं. तो देखिए, यह एक विज्ञान कथा है. तो विज्ञान कथा किसे कहते हैं? जीवन की किसी घटना का रोचक प्रभावी वर्णन कहानी है. डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है. प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है. तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार आबादी बढ़ रही है, लोक संख्या बढ़ रही है, उसके साथ साथ विकास के लिए यहाँ पर दौड़ लगी हुई है. मशीन, कारखाने, यहाँ पर वाहनों की तादाद, संख्या बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. और इस प्रदूषण, बढ़ते प्रदूषण को देखकर यहाँ पर लेखक हरिकृष्ण देवसरे ने हमें यह अच्छी विज्ञान कथा दी है कि जिससे आप सजग हो सके. यहाँ पर उनका परिचय है. डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 9 मार्च 1938, मृत्यु उनकी 14 नवंबर 2013 को इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी. उनका परिचय: हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे. उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है. उनकी प्रमुख कृतियां दी गई है: खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरिया, गिरना स्काईलैब का,
दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। तो यहाँ पर इस प्रस्तुत पाठ का वाचन कौन करता है? मैं वाचू? हा वाच. हो वाचा. सर मैं वाचते। कुछ महीनों कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भट्ट अचानक लापता अरे हो एक जाने का एक एक समाचार। जणीने वाचा. एक जण कोण वाचतं? एकच जणी वाचा, नंतर वाचा दुसरे. मी वाचू का? सर मी वाचते. हा एक कोण वाचते त्याचं नाव सांगा बरं. अक्षदा पातकर. वाच पातळ अक्षदा, नंतर दुसऱ्याने वाचा. ठीक, वाच. कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना हो तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि शहर से चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी भी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहनने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट जाते थे, या फिर सवेरा होते होते ही अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव चले गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हो। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी।
उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही है। कई महीने बाद एक एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे। उनकी उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना ठीक था। डॉक्टर एक सीडी अवश्य मिली, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर हूँ। दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और उसमें और हम में हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। हाँ, हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घुमाकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ से लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटारें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम हो गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है।
इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण में वे मशीन ही है जो इन्हें नाकार बनाए हुए है। यहाँ यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। जब कोई ऐसी तर जब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए, बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान हुआ है। आज तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दे। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी उसी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैन्यकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान के इतना आगे बढ़ चुका हो, चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर वह इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब वे बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमारी नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ने ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब लोग, कितने डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। छान वाचन केले 5 अक्षर. तो
यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर का अपहरण। यह हमारा प्रस्तुत अगला पाठ है। देखिए कि इस पाठ में देवसरे जी ने अनेक उद्योग तथा उनके बढ़ने और उससे विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या और वाहनों की भी बढ़ती हुई तादाद संख्या और इससे बढ़ते हुए प्रदूषण और भी उनसे होने वाली बीमारियां, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सभी का जो घातक परिणाम होता है, इससे हमें जागरूक करने के लिए यह प्रस्तुत पाठ हमें दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर यह प्रस्तुत पाठ डॉक्टर का अपहरण, जिसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी है। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। लापता होना यानी यहाँ पर गायब हो जाना या दिखाई न देना। तो कुछ महीने पहले यहाँ पर डॉक्टर भट्ट वो लापता, कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गए। तो डॉक्टर भट्ट, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता, तो आपने यह समाचार पढ़ा ही होगा, लेकिन उनके बारे में कुछ पता या कोई जानकारी हुआ यह था को लगभग 2 की कॉल बेल बज उठी। देखिए अपने घर के बाहर जो बेल रहती उस अंदर उसकी आवाज आने से अंदर के लोग जाग उठते, खोलते। तो 2 भटनागर के यहाँ किसी ने कॉल बेल दबाई है। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज ही होता है। यानी यहाँ पर 2 बजे कोई आया है डॉक्टर को लेने के लिए भटनागर जी को, तथा डॉक्टर भटनागर उठ गए और वो जाग गई है नींद में से। लेकिन उन्हें पता था हर रोज इसी प्रकार कोई ना कोई यहाँ पर आदमी है, वह आता है डॉक्टर की से इलाज कराने के लिए आ जाता है अचानक रात को। तो इसके लिए वह बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि डॉक्टर खुद चले जाएंगे और वापस खुद आएंगे। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। देखिए यहाँ पर इस प्रकार वहां भी जो चौकीदार है वह भी इस प्रकार डॉक्टर साहब को ले जाता था, और वह कोई सीरियस हो तो मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर को लेकर चला जाता था। अगर किसी को उनने घर बुलाकर ले जाना होता तो वो आकर उन्हें जगा देता। और इस प्रकार किसी डॉक्टर को मरीज के घर कोई ले जाना चाहे तो भी डॉक्टर यहाँ पर चौकीदार उन्हें उठाकर सजा देता था। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष यानी हर्ष यानी आनंद, सहर्ष यानी स्वयं आनंद होकर, खुश होकर चले जाते थे। तो देखिए यहाँ पर मरीजों को की सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य समझने वाले यहाँ पर डॉक्टर भट्ट, और किसी भी वक्त उन्हें ले जाने के लिए आता तो वह बुरा नहीं मानते थे, बल्कि आनंद से स्वयं यहाँ पर खुशी खुशी उसके साथ, क्योंकि मेरा परम कर्तव्य समझकर वह उस मरीज के इलाज के लिए चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे उसकी उन्हें कभी चिंता न थी।
तो देखिए कोई फी देता है या न देता है इसकी चिंता न करते हुए भी डॉक्टर भटनागर उस मरीज का इलाज करते थे। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। उस रात भी जब कॉल बेल बजी थी तो उन्होंने वैसे ही गाउन यानी रात के सोने के कपड़े थे उन्होंने पहने, वैसे ही वह बाहर चले गए हैं इलाज मरीज का करने के लिए। आम तौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। तो देखिए यहाँ पर अगर वह रात को चले जाते थे इलाज करके खत्म 1-2 घंटे बाद वह खुद चले आते थे, लेकिन कभी कभी देर हो जाने पर वह जल्दी ही काम अपना खत्म कर कर घर आते थे, क्योंकि उन्हें अपने अस्पताल समय पर जाने की पहुंचने की आदत थी। और इस आदत की वजह से वह जल्दी जल्दी मरीज का इलाज सही ढंग से करके वापिस आते थे। इस प्रकार यहाँ पर भटनागर जी का यहाँ पर नेचर या स्वभाव हमें दिखाई देता है। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। देखिए बहुत देर हो गई है फिर भी डॉक्टर घर नहीं आए हैं, क्योंकि रात को बीच रात में ही वह मरीज को ठीक करने के लिए चले गए थे। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी, यानी यहाँ पर मरीज गंभीर होगा उसके इलाज में ज्यादा समय लग गया होगा। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, और उनके पत्नी ने यह भी सोचा है कि देर हो जाने की वजह से शायद डॉक्टर भटनागर जी घर न आते हुए वह सीधे अस्पताल चले गए होंगे या अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर मरीज दवाखाने में न अस्पताल में न जाने की बजाय घर पर आने लगे, तब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर की पत्नी की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। तथा उन्होंने अपने डॉक्टर साहब के मित्र रिश्तेदारों को फोन किया डॉक्टर के बारे में कि शायद वो वहां गए हो, लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए, यानी कहीं दूर गांव चले गए होंगे, इसके लिए उनका समय पर आना नहीं हुआ होगा। आज के लिए इतना ही काफी आहे. पुढच्या तासासाठी सर्वांनी जॉईन व्हायचं आहे.